आन्या तैयार होकर नीचे आती है तो देखती है शिवी बाहर निकल रही है और उसके साथ प्रिया भी थी। तभी आन्या प्रिया को आवाज लगाते हुए बोली, प्रिया किट्टू कहाँ है? ये सुनते ही प्रिया कुछ इशारा करती है तो आन्या मुंह बना कीर्ति के रूम में घुस जाती है। उसके घुसते ही वह अचानक पीछे मुड़ बोलती है, सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप सभी अपने रोमांस में लगे हुए हैं। वह जाने लगती है तभी वीर, जो कीर्ति को अपने बाहों में भर उसे किस कर रहा था, वह कीर्ति से दूर होते हुए आन्या के पास जाकर उसे घूरते हुए बोलता है, तुम्हारी आदत नहीं जाएगी धड़-धा कर अंदर आने की। ये सुन आन्या मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, सॉरी भाई, क्या मैं आपकी कीर्ति को ले जाऊं या फिर अभी आपको और भी टाइम पास करना है? आप कहे तो हम 5 मिनट रुक जाएंगे, अगर कोई काम अधूरा हो तो। आन्या ये सब बातें एक चिढ़ाने तरीके से बोलती है। आन्या की ऐसी बातें सुन कीर्ति, जो शर्म से गड़ी जा रही थी, अब वह घूरते हुए बोलती है, दी आपको शर्म करनी चाहिए। तभी आन्या उसे देखते हुए बोली, किट्टू रोमांस आपका हो रहा है और शर्म हमें आनी चाहिए। ये सुनते ही कीर्ति हाथ बांधते हुए उसे देख बोलती है, अभी कुछ देर पहले आप भी तो जीजू के साथ वही कर रही थी। ये सुनते ही आन्या चुप हो जाती है और आन्या उसे घूरते हुए बोलती है, क्या तूने मुझे देखा? ये सुन कीर्ति बोलती है, हाँ बिल्कुल देखा और बहुत अच्छे से देखा। एक दूसरे के पास, बेहद पास, एक दूसरे के होंठ। वह इतना ही बोलती है कि आन्या शर्म और गुस्से से बोली, रुक तू अभी बताती हूँ। ये बोल वह गुस्से में दौड़ाती है तो कीर्ति अपना बैग लेकर धड़ धड़ आते हुए भाग जाती है। वही वीर उन दोनों को ऐसे देखते ही रह जाता है। सभी कॉलेज पहुंचते हैं तो वहां पर पीयूष उनको सामने आता हुआ दिखता है और उसके हाथ में एक कागज था। तभी वहां पर परिधि भी आ जाती है और परिधि शिवी के पास जाकर कुछ बोलने को होती है कि शिवी दूसरी तरफ चली जाती है। ये देख परिधि का मुंह बन जाता है। तभी प्रिया पीयूष को देखते हुए बोली, ब्रो क्या हुआ? ये सुबह सुबह हाथ में पर्ची लेकर क्यों घूम रहे हो? ये सुनते ही पीयूष बोलता है, तुम सभी के सिर पर तलवार लटकने वाली है। ये बोल सभी को पेपर देता है। लो, यह एग्जाम का डेट था। ये देखते ही सभी का मुंह उतर जाता है, क्योंकि बेचारे इस कुछ दिनों में उन्होंने सिर्फ घूमने के अलावा पढ़ाई तो एकदम की ही नहीं थी। तभी पीयूष बोलता है, और एक बहुत बड़ी बात, तुम सभी के प्रैक्टिकल के लिए फॉरेन से कोई टीचर आने वाला है और वही तुम सबकी महीना तक ट्रेनिंग देगा। क्योंकि अनुराग तो ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल के बहाने इतना बड़ा कांड कर गया था। अनुराग का नाम सुनते ही एक पल के लिए सभी के मन में एक डर की लहर से कांप जाते हैं। ये समय उनके लिए कितना कठिन था, ये सिर्फ वही जान सकते हैं। वही अनुराग का नाम सुनते हैं निम्मी भी वहां से अंदर चली जाती है। वहीं राहुल भी अब तक आ चुका था और निम्मी को जाते देख उसके पीछे चला जाता है। तभी प्रिया बोलती है, क्या इस बार जांच परख तो हुई है ना? प्रिंटिकल के नाम पर उस बार तो अनुराग आ गया था, इस बार कोई और हो जो यहाँ पर आ जाए। ये सुन पीयूष कंधे उचका बोला, ये तो हमें नहीं पता, पर सावधानी तो रखनी है, क्योंकि साला जब भी यहाँ कोई आ रहा है कोई ना कोई कांड कर ही रहा है। वही आन्या किसी सच में घूम थी। तभी प्रिया उससे पूछती है, क्या हुआ तुझे, तेरे चेहरे की बत्ती क्यों बुझ गई है? ये सुन आन्या बोलती हैं, ना जाने क्यों मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, कुछ अच्छा नहीं होगा। क्या फालतू बोल रही है? कुछ नहीं होगा। ये बोल उसे खींचते हुए ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ निम्मी, जो अपने क्लास की तरफ जाने वाली थी, तभी पीछे से राहुल उसका हाथ पकड़ उसे एक बगल वाले कमरे में खींच लेता है। नहीं, निम्मी जब सामने राहुल को देख बोलती है, क्या कर रहे हो, मुझे कॉलेज है, समझ नहीं आता तुम्हें? ये सुनते ही राहुल उसका हाथ पकड़ दीवार से लगाते हुए उसके करीब आते हुए बोलता है,
क्यों कॉलेज में तो तुमने इतने बड़े बड़े कांड किए थे उस अनुराग के साथ, और आज उसका नाम सुनते ही लगता है तुम्हारा पुरानी आशिकी जाग गई। ये सुनते ही निम्मी की आंखों में नमी आ जाती है और वो उसे देखते हुए बोलती है, तुम्हें पता है राहुल, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगी, पर एक बात कहना चाहोगी, तुम अब वह इंसान नहीं हो जिसे मैं कुछ क्लियरफाई करूं। मैंने तुम्हें क्या समझा था, पर तुम तो कोई दूसरे ही हो। ये सुनते ही राहुल उसके करीब आते हुए बोलता है, मैं कोई दूसरा नहीं, मैं वही हूँ, मुझे ऐसा बनाने वाली तुम हो। ये सुनते ही निम्मी उसे धकेलते हुए जोर से बोलती है, तू कहना क्या चाहते हो? मैंने आखिर तुम्हारे साथ किया क्या है? ये बोल उसे धकेलने लगती है, पर राहुल उससे दूर नहीं जाता। ये देख निम्मी चिढ़ते हुए बोलती है, राहुल मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। पर राहुल उसे दोनों तरफ से घेरे रहता है और वो बोलता है, तुम्हें पता है ना, जब भी तुम ऐसी हरकतें करती हो तो फिर मेरा तुम्हारे साथ क्या करने का मन करता है। ये सुनते ही निम्मी को वह पल याद आता है जब राहुल उसे जबरदस्ती किस किया था। ये देख वो गुस्से में बोलती है, तुम भाड़ में जाओ, ये कह वो उसे फिर से धकेलती है, पर वो नहीं होता तो नहीं। उसे देखते हुए आगे बढ़कर उसके शर्ट के बटन जो खुले हुए थे और जिससे उसका सीना साफ दिख रहा था, ये देखते ही वह आगे बढ़कर उसके सीने पर अपना मुंह रख जोर से अपना दांत गड़ा देती है और उसकी पकड़ ऐसी थी कि राहुल को भी पीछे हटना पड़ा और वह जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, जंगली बिल्ली। पर निम्मी अपने बैग से उसके पीठ पर एक जोर से मारती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ राजवंश कॉर्पोरेशन में इस समय कुछ देर में मीटिंग होने वाली थी। आदित्य किसी डील को लेकर मीटिंग रखने वाला था, जिसके लिए उसने इस समय हर किसी को डिजाइन्स बनाने को बोला था, क्योंकि किसी कंपनी के कोलैबोरेशन में मॉडल के लिए कपड़े से सिलेक्ट करना था, जिसमें 20 मॉडल का ड्रेस बनाना था जो उन्हें रैंप वॉक पर पहनना था। तो उसने हर किसी के माइंड लेवल को टेस्ट करते हुए ये काम सौंपा था, जो रोहन के ही अंडर में था। रोहन ही सभी के सिलेक्ट के बाद वह आदित्य के साथ मीटिंग करता, पर वही लगभग सभी लोग अपनी अपनी काम में जुड़े हुए थे। आज सब एक साथ काम कर रहे थे। तभी वहां पर शैलजा धड़धड़ाते हुए आती है और सभी को अपनी तरफ कर बोलती है, गाइज लिसन। सभी उसकी तरफ देखते हैं तो वो बोलती है, मैंने आप सभी को जो काम दिया था, आई होप आप सभी वह काम पूरा कर लेंगे, क्योंकि आज हमारे बिग बॉस से मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के अकॉर्डिंग आप सभी अपने डिजाइन्स मुझे सबमिट कर दे, ताकि मैं इसे डायरेक्टर रोहन उनके पास ले जाऊं और उनके अप्रूवल के बाद ये सीधे मीटिंग में जाएंगे। ये सुन सभी अपने अपने बनाए कुछ फाइल जिसमें काफी पेज थे वह शैलजा को देते जाते हैं। सभी के देने के बाद जब बारी जानवी की आती है तो शैलजा बोली, तो मिस जानवी, धनंजय आपकी डिजाइन्स। शैलजा के देखने के बाद उसका मूड पूरी तरह से उखड़ा हुआ था। वो खुद को कंट्रोल करती है, उसके बाद बोलती है, मुझे जितना बनाना था उसको आप रिजेक्ट कर चुकी है, अब मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इससे ज्यादा कुछ सोच सकती हूँ। ये सुनते ही शैलजा उसे ताने मारते हुए बोलती है, आई तो समझ सकती हूँ, एक बिगनर हो। अब बिगनर के पास इतनी ज्यादा दिमाग नहीं होती है और सबसे बड़ी बात, जिसका मुंह चलाने में ज्यादा काम आता हो उसका हाथ चलाने में तकलीफ तो होगी ही। ये बोल वो वहां से चली जाती है। वही जानवी गुस्से में उसे देखते हुए बोलती है, चुड़ैल। ये बोल शैलजा को पीछे से उसे मुक्का दिखाती है, तभी उसकी नजर वहां पर रोहन पर पड़ती है, जो अभी अभी आया था, और जानवी को ऐसे देख वो उसे घूरने लगता है तो जानवी तुरंत हाथ नीचे कर धीरे से बड़बड़ाते हुए बोलती है, यहाँ पर शैतान और चुड़ैल दोनों बैठे हुए हैं। रोहन अपने केबिन में जाता है तो वहां चल शैलजा पहले से ही बैठी हुई थी।
रोहन को देख वो उठकर खड़ी होती है और जाकर रोहन के गले लग जाती है। ये देख रोहन उससे दूर होते हुए बोलता है, शैलजा लगता है तुम भूल चुकी हो कि हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है। ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड रही हो और ना ही फियांसे, और तुम किसी और से कनेक्ट हो, तो अब हम जितना ही दूर रहे अच्छा है हमारे रिश्ते के लिए। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पर ऑफिस वर्कर के हिसाब से मिले तो ज्यादा बेटर होगा। ये सुनते ही शैलजा जाती है और बोली, रोहन कैसी बातें कर रहे हो, हम फ्रेंड थे और फ्रेंड के साथ हमारा एक रिश्ता था, हम करीब थे। ये सुनते ही रोहन उसकी बात को काटते हुए अपने चेयर पर बैठते हुए बोलता है, शैलजा अपनी बातों को करेक्ट करो, हम थे, है नहीं। ये सुनते ही शैलजा के हाथों की मुट्ठी कस जाती है और वह थोड़ी तेज आवाज में बोलती है, रोहन हमारा रिश्ता टूटा था क्योंकि तुम कभी मुझे प्रायोरिटी नहीं देते थे। तुम्हारा यहाँ पर सालों ना रहना हमारा रिश्ता टूटने का कारण था, पर अब तो तुम हमारे साथ हो। ये बोल उसके पास जाकर उसके करीब जाते हुए बोलती है, रोहन अब तो तुम यहाँ पर हो, क्या हम पहले की तरह एक नहीं हो सकते? ये सुनते ही रोहन उसे कुछ बोलता, तभी शैलजा जाकर उसकी गोद में बैठ उसके गले लग जाती है और बोलती है, प्लीज ना रोहन, हम पहले जैसे हो जाते हैं पक्का, अब मैं उससे भी रिश्ता तोड़ दूंगी। और कोई इतना ही बोलती है तभी रोहन कुछ बोलने को होता है, तभी उसकी नज़र डोर पर खड़ी जानवी पर पड़ती है जिसके हाथों में एक फाइल था और वह वहां पर खड़ी थी और उसे ही देखे जा रही थी। जानवी वहां से चली जाती है। ये देख रोहन कुछ बोलता तभी उसे शैलजा की आवाज आती है, तो वह थोड़ा गुस्से में उसे खुद से दूर करते हुए बोला, हमें एक बात समझ नहीं आती कि तुम्हें मैं कितनी बार समझाऊं और तुम क्या कह रही हो? तुम उसे छोड़ दोगी आखिर क्यों? क्या तुम्हारे लिए रिश्ते की कोई अहमियत नहीं? जब मेरे से तुम्हारी फिजिकल नीड पूरी नहीं हुई तो तुम दूसरे के पास चली गई। अब उसको छोड़कर तुम फिर मेरे पास आना चाहती हो। कल को मैं फिर से यहाँ से चला जाऊं तो फिर से दूसरे के पास चली जाऊंगी आखिर क्यों? तुम क्यों नहीं किसी एक के साथ चलती हो? और रही बात मेरे, सॉरी, अब मैं कभी भी पास्ट में झांकना पसंद नहीं करता। ये बोल उसे खुद से दूर करते हुए एक वार्निंग भरे लहजे में बोलता है, और यह मेरी वार्निंग है, मुझसे दूर रहा करो, नहीं तो अभी तो तुमको एक दोस्त और हमारे रिश्ते के नाते समझा रहा हूँ, अगली बार तुम्हें यहाँ से नौकरी से निकलने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। शैलजा के आंखों में आंसू आ जाती है और वो गुस्से में कुछ बोलने को होती है, तभी वैभव बोलता है, गेट आउट। शैलजा वहां से चली जाती है और मन ही मन एक बात बोलते हुए जाती है, रोहन मैं तुम्हें पाकर रहूंगी। एक बात याद रखना, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, यह मेरा खुद से प्रॉमिस है। जानवी आकर अपने चेयर पर बैठ जाती है। उसे इतनी जल्दी आता देख ज्योति बोलती है, क्या हुआ, तुम तो अभी गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या हुआ, रोहन सर ने भी रिजेक्ट कर दिया? ये सुनते ही सभी जानवी को देखने लगते हैं। इन 2-4 दिनों में ही लोगों ने देख लिया था कि शैलजा का जानवी के प्रति कैसे बिहेव है। सभी जानवी की जवाब को सुनने को बेकरार थे कि आखिर हुआ क्या है। तभी एक कलीग जिसका नाम शुभम था, जिसकी उम्र यही करीब 26 साल थी, वह वहां का सीनियर एम्प्लॉय था। वो वहां पर आते हुए बैठता है और जानवी को देख बोलता है, जानवी। ये सुन जानवी उसे देखती हैं तो उसे याद आता है कि आज सुबह इसी इंसान से टकराई थी। तभी सीनियर एम्प्लॉय यानी कि शुभम बोलता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? यदि कोई भी डिस्कशन हो तो तुम मुझसे कर सकती हो, मैं यहाँ के सारे एम्प्लॉय की बात को रोहन सर और फिर बड़े सर तक के ले जाता हूँ। ये सुनते ही जानवी गुस्से में चिढ़ते हुए बोलती है, आपके बड़े रोहन सर को अपनी आशिकी फरमाने से फुर्सत होगा तब तो वो हमारी बातों को सुनेंगे। उसकी यह बातें सुनते ही सभी की नजरें उस पर चली जाती है जैसे ये कोई नया समाचार मिल गया हो।
तभी ज्योति बोलती है, हाँ हुआ क्या? ये सुनते ही जानवी बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से बोलती है, रोहन सर अपने कुर्सी पर आराम फरमा रहे थे और उनकी प्रेमिका उनके गोद में यूं ये बोलते हुए वो शुभम के गोद में जाकर जैसे शैलजा बैठी थी वैसे ही बैठते हुए बोलती है, ऐसे बैठी थी। अब बोलो कोई भला कैसे बात करेगा? उसकी बातें सुन सभी हंसते हैं। वही शुभम जानवी को ही देखने लगता है। शायद जानवी ने ध्यान नहीं दिया था कि वह अपने बचपने में कुछ ज्यादा ही ओवर हरकतें कर गई थी। शुभम जिसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। जानवी के इतनी करीब आने से किसी की धड़कन बढ़े भी क्यों ना, वह थी ही इतनी खूबसूरत। पर शुभम उसे उठा कुछ कहता ही है तभी किसी की तेज आवाज आती है, मुझे नहीं पता था मैं अपने एम्प्लॉय को यहाँ पर यह रासलीला करने का पेमेंट देता हूँ। अगर यहाँ पर यह सभी ड्रामा ही करना है तो जाकर किसी ड्रामा कंपनी में वर्क करो, मेरे कंपनी में तुम सभी क्या कर रहे हो? सभी उसकी बातें सुनते हुए उधर देखते हैं तो वहाँ शैलजा जो अभी आई थी और उसी के पीछे रोहन की आवाज थी। जानवी अभी भी शुभम के गोद में ही बैठी हुई थी, पर शुभम हड़बड़ाकर जानवी को उतार देता है और उठकर खड़ा हो जाता है। रोहन को जानवी को ही घूरते हुए बोलता है, मैंने आप सभी के डिजाइन्स को सेलेक्ट कर लिए हैं। शैलजा आप सभी के नाम बता दीजिए और फिर उन्हें बिग बॉस के मीटिंग रूम में चलने को बोलिए। ये बोलते हुए वह जानवी को एक कोल्ड लुक देकर वहां से चला जाता है। वही ज्योति जानवी से बोलती है, यार सर तो आज अलग ही लग रहे थे। ऐसे तो सर बड़े फनी है और किसी को इस तरह से डांटते नहीं थे, पर आज इन्हें क्या हुआ? ये सुनते ही जानवी बोलती है, वह क्या है ना, जब अपनी करनी पकड़ी जाए तो लोग दूसरे पर गुस्सा दिखाकर अपने कर्मकांड को ऐसे ही छुपाते हैं। उसकी बात सुन एक बार फिर से सभी हंसने लगते हैं। वही शैलजा 5 लोगों का नाम देती है जिसमें से कि शुभम भी था और ज्योति का भी। ज्योति 2 साल पहले ही इस कंपनी में आई थी और बहुत अच्छा वर्क करती थी। और वही शुभम भी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से था और उसकी भी एक अच्छी वर्क एक्सपीरियंस था। कुछ देर बाद सभी लोग केबिन में जाते हैं। एक बड़ा सा हॉल जिसमें बड़ा सा राउंड शेप का मेज लगा हुआ था जो काफी स्टाइलिश था और उसके चारों तरफ चेयर रखी हुई थी। चेयर के सामने एक एक बोतल रखी हुई थी तो जो ये दिखाने के लिए काफी थी कि यह मीटिंग लंबी चलने वाली है। सभी जाकर एक एक चेयर पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद केबिन का दरवाजा खुलता है और आदित्य ब्लू रंग का बिजनेस सूट पहने अंदर आता है। उसी के साथ रोहन और वीर तीनों ही थे। तीनों ही जाकर अपने चेयर पर बैठ जाते हैं, जो ये दर्शा रहा था कि उनका ओहदा कितना ऊपर है, हालांकि वहां के चेयर लगभग समान ही थे। वह एक नज़र सभी को देखता है तो सभी वहां पर अपने अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी वह मीटिंग शुरू करने का इशारा करता है तो शैलजा उठती है और एक पेन ड्राइव लगा उसमें फुटेज चलाने लगती है। और साथ में आदित्य के सामने काफी फाइल थी जो उस पेज की मेन कॉपी थी। आदित्य बड़े ही ध्यान से सामने देख रहा था और बीच बीच में वीर और वह दोनों ही डिस्कस कर रहे थे। ड्रेस की डिजाइन हर किसी ने बेहतरीन की थी। कुछ डिजाइन सेलेक्ट करता है जिसका नाम था वह तो बहुत खुश होते हैं, पर जिसका नाम नहीं था वह मायूस हो जाते हैं। आदित्य सभी के पूरे चेहरे को देखकर बोलता है, आपकी मेहनत कहीं से भी वेस्ट नहीं की जाएगी। यह सुन सभी उसको देखते हैं तो वीर बोलता है, दरअसल आप सभी की डिजाइन पसंद है, पर कुछ लेवल की बात है जिसकी डिजाइन इस मॉडल ड्रेस से मैच हो रही है और जिसकी नहीं की जा रही है उनको हमारे कंपनी में उसे बनवाई जाएगी और उसे एक ब्रांड टैग के रूप में दी जाएगी। ब्रांड। ये सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं। तभी रूम का दरवाजा फिर से खुलता है। अचानक मीटिंग के बीच में किसी का इस तरह आना, सभी उस तरफ देखने लगते हैं।
तो वहां पर सफेद रंग के अनारकली सूट पहने उन अंधेरे में एक रोशनी की तरह जानवी पहुंच पड़ती है। सभी उस तरफ देखते हैं, तभी कोई कुछ कहता कि शैलजा थोड़ी चिल्लाते हुए बोली, मिस जानवी लगता है आप तमीज भूल गई है, आपको पता नहीं या किसी ने बताया नहीं, इस तरह से मीटिंग के बीच में बिना इजाजत के नहीं आते हैं। जानवी कुछ बोलती है, तभी शैलजा बोलती है, गेट आउट। जानवी गुस्से में उसे घुरे जा रही थी। उसका गुस्सा देख जानवी फटने को होती है। तभी आदित्य बोलता है, मिस शैलजा यहाँ का बॉस मैं हूँ ना कि आप। यहाँ कौन रहेगा और कौन जाएगा ये डिसीजन मेरा होगा ना कि आपका। शैलजा चुपचाप अपने चेयर पर बैठ जाती है। तभी लाइट्स ऑन होती है और आदित्य जानवी को बुलाते हुए बोला, तो मिस आप यहाँ आए। ये सुनते ही जानवी वहां पर खड़ी हो जाती है। तभी आदित्य ने उसे देखते हुए बोला, अपना इंट्रो। ये सुनते ही जानवी किसी रट्टू तोते की तरह अपना सारा इंट्रोडक्शन देती है कि मैं जानवी धनंजय और मैं यहाँ पिछले 4 दिन से ड्यूटी पर हूँ और मुझे भी एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें कि मुझे भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना था ड्रेस डिजाइन का। और मैंने दिया भी, पर हमारी उच्च मोहतरमा यानी कि हमारे सीनियर शैलजा यह है मेरे हर डिजाइन्स डिस्क्वालीफाई कर रही है। पर मुझे अपनी खुद की डिजाइन बहुत पसंद है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है जैसे यह मुझसे कोई पुरानी खुन्नस निकाल रही है। ये सुनते ही सभी की हंसी हल्की सी निकल जाती है। वही जानवी को किसी रटे तोते की तरह बोलता देख वीर को भी और आदित्य को भी हंसी आ रही थी और वह खुद को कंट्रोल किया रहते हैं। तभी जानवी आगे बोलता है, और मैं चाहती हूँ कि आप जो कि इस पूरे कंपनी के सरकार है तो आप कृपया इसे देखने का कष्ट करें और यदि आपको ना पसंद आए तो अचानक आपकी मीटिंग में दखल अंदाजी करने के लिए आप मुझे दंड दे। और वो दंड मुझे स्वीकार होगा। उसकी इतनी टूटी फूटी हिंदी देख तो एक पल के लिए रोहन भी आंखें फाड़े देखने लगता है। वही सारी बात बोलने के बाद जानवी एक गहरी सांस लेती है। वही वीर अपने हंसी दबाते हुए बोला, दीजिए मोहतरमा अपना काम। ये सुनते ही जानवी अपना फाइल उन्हें दे देती है। वीर जैसे जैसे फाइल को देखता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते जाते हैं। वही आदित्य को भी फाइल के सारे पन्ने पलटकर देखता है। आदित्य का भी एक्सप्रेशन कुछ वीर के जैसा ही था। वही जानवी जो हिंदी शब्द बोलते हुए वह सोची थी कि अपने बातों से सभी को इम्प्रेस करके वह अपना काम दिखाएगी, अब सामने के चेहरे के एक्सप्रेश देख उसे डर सा लग रहा था। उसका तो रोने जैसा मुंह बना रहा था। तभी आदित्य देखने के बाद रोहन को घूरते हुए बोलता है, तो मिस्टर रोहन क्या आप हमें बताने का कष्ट करेंगे कि अब तक ये डिजाइन्स हमारे पास क्यों नहीं है। ये सुनते ही रोहन एक नज़र जानवी को घूरकर वह फाइल के डिजाइन्स देखता है और देखकर वह भी शॉक्ड होता है। तो वह आदित्य को अपना एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, मैं तो अभी देख रही हूँ तो फिर कैसे इस डिजाइन्स का अप्रूवल आपको देता। तभी आदित्य शैलजा को देखते हुए बोला, मिस शैलजा ये काम आपके अंडर में आता है ना। ये सुनते ही शैलजा अपनी कमी को छुपाते हुए बोलती है, सर यह अभी 2-4 दिन पहले ही यहाँ पर आई है, इसलिए अगर मैं इनकी डिजाइन्स को सेलेक्ट करती तो और सभी मेंबर जो यहाँ पर इतने समय से हैं उनके साथ नाइंसाफी होती। उनकी बात को करेक्ट करते ही वीर तुरंत बोलता है, शैलजा यहाँ पर टैलेंट चलती है ना कि किसी की उम्र का तजुर्बा। जिसको जो पसंद आए हम उसको पहले आगे करते हैं, और क्या हम पूछ सकते हैं कि यह काम हमें अभी क्यों दिखाई जा रही है। ये सुन शैलजा अपना चेहरा नीचे कर लेती है और कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर के बाद मीटिंग को ओवर कर दिया जाता है और धीरे धीरे सभी चल जाते हैं। वही शैलजा जाते जाते जानवी को घूरते हुए जाती है। वही रोहन भी सारे फाइल को कलेक्ट करता है क्योंकि अब उसे कंप्यूटर से ईमेल करना था और उसे बनवाना था, इसलिए उसके ऊपर यह काम बढ़ने वाला था। इसलिए वह यहाँ से चला जाता है और जाते हुए जानवी को एक लुक देते हुए जाता है।
ये देख जानवी मन में बोलती है, देखो तो कैसे उनकी प्रेमिका को 4 बात क्या सुनवा दी, ये तो मेरे को ही घुरे जा रहे हैं। वहीं उन सभी के जाते देख जानवी आदित्य और वीर को देखती हैं, जो सीरियस लुक के साथ उसे देखते हैं, तो वह अपने दांत दिखा देती है। उसके ऐसा करते ही दोनों, जो अब तक अपनी हंसी कंट्रोल किए थे, जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके हंसते ही जानवी को तो एक पल के लिए डर कर दूसरे जगह चली जाती है और वो घबराते हुए उसे बोलती हैं, आप सभी हंस क्यों रहे हो? ये सुनते ही दोनों ही हंसते हुए बोलते हैं, उसका क्या चेहरा देखने लायक था, मजा ही आ गया। जब वो खुद की हंसी कंट्रोल करते हैं तो जानवी को ऐसे खड़ा देख हंसते हुए बोलते हैं, वह तुमने तो हमारा दिन ही बना दिया उस चुड़ैल को मजा चखाकर। ये सुनते ही जानवी पहले बड़े ही सावधानी के साथ बोलती है, चुड़ैल मतलब वह शैलजा मैम। ये सुनते ही दोनों हंसते भी हाँ में सिर हिलाते हैं। तो जानवी भी हंसते हुए चेयर पर बैठते हुए बोलती है, हाँ तभी तो मैं बोलूं कि यह चुड़ैल बस मुझे ही क्यों नजर आती है। पर आप दोनों को भी नजर आती है तो यानी सच में चुड़ैल है। उसकी यह मासूमियत से बातें सुन दोनों फिर से चुप होकर उसे देखते हैं और फिर से हंसने लगते हैं। वह जानवी को अपने पास बुलाते हैं तो जानवी उनके पास जाती है और आदित्य उसे अपने पास बैठाते हुए उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, वेल्डन, वैसे तुम्हारी डिजाइन सच में काफी अच्छी थी, पर हाँ उसमें कुछ चेंज की जरूरत थी। मैं किसी के अंडर काम करने को बोलूंगा तो तुम सीख जाओगी। ये सुनते ही जानवी बोलती है, सच में? आदित्य हाँ में सिर हिलाता है तो जानवी भी खुश हो जाती है। तभी आदित्य बोलता है, और हम क्या, तुम अपने इस बॉस यानी कि अपने भाई के लिए कुछ करोगी? यदि मैं तुम्हें कहूंगा तो। ये सुनते ही जानवी भी मुस्कुराते हुए, हाँ आप बोलिए तो सही। ये सुनते ही आदित्य बोलता है, तुम्हें ये जो चुड़ैल है ना यानी कि शैलजा, इसे रोहन से दूर रखना है। क्या तुम ये कर सकती हो? ये सुनते ही जानवी कुछ पल सोचती है और पूछती है, क्यों? ये सुनते ही आदित्य बोलता है, वो क्या है ना कि शैलजा और रोहन शादी करने वाले थे। ये सुनते ही जानवी को झटका लगता है। फिर अगले पल आदित्य बोलता है, पर रोहन के जाने के बाद किसी और को पसंद कर लिया और रोहन को छोड़ दिया। बेचारा रोहन के साथ बहुत बुरा हुआ, पर वो फिर से रोहन को पाना चाहती है, पर हम चाहते हैं कि वह दूर रहे। अब तुम ही बताओ, ऐसी लड़की जो एक को छोड़कर दूसरे के पास जाए, वह अच्छी हो सकती है? ये सुनते ही जानवी बड़े मासूमियत से ना में सिर हिलाती है। तभी आदित्य बोलता है, तो आज तुम्हारा मिशन है, तुम्हें हर हाल में शैलजा को रोहन से दूर रखना है। जानवी हाँ में से हिला आदित्य को एक साइड हक देती है। तभी वीर बोलता है, और मुझे? तो वह वीर को भी देकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही वीर आदित्य को घूरते हुए बोलता है, ये सब क्या था? और तू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू जानबूझकर यह कर रहा है? जानता है ना, और अधीरा और रोहन के बीच के न खत्म होने वाले फासले। ये सुनते ही आदित्य जाती हुई जानवी को देख बोलता है, जानवी उन दोनों के बीच के फासले को दूर कर सकती है और वह अधीरा को मजबूर भी कर सकती है। ये सुन वीर उसने आंखें छोटी कर बोला, तू ऐसा क्या करने वाला है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू जानवी और रोहन को। ये सुनते ही आदित्य बोलता है, तू सही सोच रहा है, मैं चाहता हूँ कि जानवी रोहन की लाइफ में आए। क्योंकि तुमने शायद देखा नहीं है, शैलजा उसके लिए पहली लड़की थी, उसके वह करीब गया था, पर वो उसे छोड़ दी। उसके बाद वो कभी किसी के करीब नहीं गया, पर जानवी के करीब वह चाहे लड़ाई के चाहे किसी भी वजह से वह उसके पास जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वह जानवी से अट्रैक्ट है, पर वह कभी भी वह कदम नहीं बढ़ाएगा क्योंकि वह जानता है कि उसके आगे अधीरा है और वह अधीरा से मुकाबला नहीं करना चाहता। पर जानवी तो अपने कदम बढ़ा सकती है और उसे मजबूर कर सकती है।
इससे हमारा ही फायदा होगा। मुझे जो हमेशा इन दोनों के बीच में खड़ा होना पड़ता है उससे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में ही जानवी खड़ी रहेगी और सबसे बड़ी बात उसके भी लाइफ में कोई आ जाएगा। उसका प्लान और उसकी लंबी विचार सुन भी तो वीर हैरान था। वह बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने ये बहुत पहले ही सोच रखा है। ये सुनते ही आदित्य मुस्कुरा देता है। आदित्य को वह पल याद आता है जब रोहन ने जानवी को गाल पर किस किया था। उस समय आदित्य ने देख लिया था। भले ही जानवी को परेशान करने के लिए किया था, पर वो हर किसी के लिए ऐसा नहीं था। तभी उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ शाम हो चली थी। आशिमा सभी के लिए डिनर लगा रही थी कि डी भी अब तक आ चुका था। सभी बैठे हुए थे। तभी अधीरा भी बाहर से आता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह बाहर आता है तो जानवी जाकर उसके गले लग जाती है और बोलती है, भाई आप आ गए। ये सुनते ही वह कुछ बोलता तभी आशिमा खाना परोसते हुए ताना मारते हुए बोली, बेबी आपके पापा पिछले 2 दिन से गायब है। आपको नहीं लगता आपके पापा को आपको सॉरी बोलनी चाहिए। ये सुनते ही केडी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही जानवी टुकुर टुकुर देखते लगती है। आशिमा बच्चे का ही सहारा लेकर अधीरा को एक नॉर्मल सी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दे रही थी। नहीं तो हमेशा अधीरा सीरियस मूड में ही रहता था। तभी अधीरा आता है और आशिमा को खींचकर उसके पेट पर किस करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बच्चा, आपके पापा आ गए हैं। आशिमा जो उसे परेशान करने के लिए सब कह रही थी और उसे नहीं पता था कि अधीरा इतनी बेशर्मी दिखाएगा। ये देख वो उसे धकेलने लगती है, पर वो उसे नहीं छोड़ता। वही केडी खाते हुए बोलता है, कुछ तो शर्म लिहाज करो, तुम्हारा बाप सामने बैठा है। ये सुनते ही अधीरा उसे छोड़ते हुए बोलता है, जब मैं आपको अपना बाप मानता ही नहीं हूं तो बाप कैसा है। ये कह वह खाना खाने लगता है। वही केडी उसे नागवारी से सिर हिलाते हैं। वही जानवी से असीमा पूछती है, तो कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस। ये सुनने की देरी थी कि जानवी अपना टेप रिकॉर्डर शुरू कर देती है और जितना भी कुछ हुआ वह सब कुछ बता देती है। यहाँ तक कि उसके बातों में ज्यादातर रोहन की बातें मौजूद थी। अधीरा एक तक जानवी को ही देखे जा रहा था और उसके हाथों की मुठ्ठियां कसती जा रही थी।